जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर मैं आप सभी का कृष्णा चौधरी स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी दोस्तों। और आपको हार नहीं माननी है बिल्कुल भी, आपकी अपनी तैयारी को बरकरार रखना है और बरकरार रखते हुए आप अपने मन में ये नहीं आने देना है कि मैं ये नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हो दोस्तों। यस आई कैन डू, अर्थात मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यही विचार आपको अपने मन में रखना है। यस आई कैन डू, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये विचारधारा मन से निकाल देनी है और आपको सकारात्मक विचारधारा के साथ में अपनी तैयारी को जोश के साथ में करना है। तो आज मैं बाल विकास के इम्पोर्टेंट प्रश्न कुछ आपके लिए लेकर के आई हूँ और उनको अपने हाथों से नोट्स बना करके आप तैयारी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और देश हित में जो फ्री शिक्षा हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपका थोड़ा बहुत दायित्व तो बनता है कि आप सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप हमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास ला सकें। तो आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? प्राचीन काल में मनोविज्ञान का जो अर्थ था वो था आत्मा का विज्ञान। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तू ने कहा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 17वीं शताब्दी मनोविज्ञान का क्या कहा जाता था और ये किसने कहा? तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था और ये पैम्पोनोजी ने कहा था। किसने कहा था? पैम्पोनोजी ने। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पैम्पोनोजी ने 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा था? मन और मस्तिष्क का विज्ञान। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 18वीं शताब्दी मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो 18वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स या वुंट ने ये कहा था। चेतना का विज्ञान 18वीं शताब्दी में कहा जाता था। किसका विज्ञान? चेतना का विज्ञान। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो 20वीं शताब्दी यानी व्यवहार का विज्ञान वाटसन महोदय ने कहा था। 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान। आते आते विज्ञान किसका विज्ञान रह गया? व्यवहार का विज्ञान। और आज किसका विज्ञान है? जो मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान है 20वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? तो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थार्नडाइक ने 1903 में लिखी थी। किसने? थार्नडाइक ने 1903 में। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना था। कब बना था? 2009 में। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? तो शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A से लिए गए हैं। इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना है इसको। 21A में, किसमें? 21A में, 21A और 86वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। अगला है CBSE कब बना? CBSE 1929 में बना था। कब बना था? 1929 में। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:40 होना चाहिए, अर्थात 40 तो बच्चे होने चाहिए और 40 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। एक अध्यापक, 40 बच्चों पर एक अध्यापक, 1:40। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? तो CBSE बोर्ड है, वो शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन करता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? तो बालकों का सर्वांगीण विकास, ये शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है 15वां आपकी स्क्रीन पर, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषण विधि में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? विश्लेषण विधि में। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण विधि में पढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? आगमन विधि। तो स्किप ना करना दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपको इसका लाभ मिल सके। और जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं उनको तो मतलब क्या है कि पढ़ना नहीं होता और बीच में स्किप कर देते हैं, तो इसलिए आपको देखना है तो पूरा वीडियो देखना है, जिससे कि आपकी समझ में आ सके दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? तो निगमन विधि है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी समझ में आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब बस कर लें दोस्तों, क्योंकि आप और हमारा एक परिवार हैं और आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाएंगे दोस्तों। तो मतलब क्या है कि हम आपके लिए और अच्छी सी मतलब क्लासें कर सकेंगे, और आपके लिए जैसे कि आप एक शिक्षक और शिक्षिका बन सकें। सभी बहनों को भाइयों को मेरा वंदे मातरम सलाम दोस्तों, और आप मतलब अच्छे से इसको सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को करें। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है? तो आगमन विधि होती है। वो कौन सी होती है? आगमन विधि। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण बताया जाता है? तो निगमन विधि होती है। कौन सी विधि होती है? निगमन विधि। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।